आर्मीनियाई शहज़ादी टेमिटा। अयूबी शहज़ादों के दरबार से मंगोल खेमों तक फैली हुई एक औरत की कहानी। औरत क्या है? शैतान का आलाकार एक जाल जिसमें फंसकर हम मौत के मुंह में चले जाते हैं। औरत क्या है? बुराई की जड़, साहिल पर फंसा तबाहशुदा जहाज़, गंदगी का ढेर, घिनौनी गलती, आँखों का बहकावा। औरत के बारे में ये अल्फाज 13वीं सदी में बाज़ंतीन के मसीह दानिश्वर थ्योनास्टिक के हैं। उसी सदी में औरतों के बारे में एक और नज़ीरे के मुताबिक बादशाहों के नौकरों को कभी इक़्तिदार नहीं मिलना चाहिए, उससे उनकी शान व शौकत तबाह हो जाती है। ये बात ख़ास तौर पर औरतों के लिए सच है जो नकाब पहनने वाली हैं और कम अकल हैं। बादशाहों की बीवियां अगर हुक्मरानों का किरदार अदा करना शुरू कर दें तो वो सिर्फ दूसरों के कहने पर चलती हैं, क्योंकि वो दुनिया को उस तरह नहीं देख सकती जिस तरह मर्द देखते हैं, जिनकी हर वक्त आलमी अमूर पर नज़र होती है। तमाम अदवार में जब भी बादशाह अपनी मलकाओं के ज़ेरे असर रहे हैं, उनका नतीजा सिर्फ अफरा तफरी, शर्मिंदगी, बदनामी और बदउनवानी की सूरत में सामने आया। ये अल्फाज 11वीं सदी के मशहूर शख्सियत निज़ामुल मुल्क के बादशाहों के लिए हिदायतनामे, सियासतनामा या सयारुल मुलूक के नाम से लिए गए हैं, जिसकी 13वीं सदी में भी रहनुमाई ली जाती रही है। एक मुर्ख के बकौल ये वो ज़माना था जब हुक्मरानी के बारे में हिदायतनामों में, चाहे वो मसीह थे या मुस्लिम, औरतों के मौजू पर एक ही जितनी जन बेजारी झलकती थी। एक तरफ ये नज़रियाती माहौल और दूसरी तरफ ज़मीनी हक़ाइक़, उन दोनों में तज़ाद का फ़ायदा उठाकर करोन वस्ता में भी औरतें पर्दे के पीछे से और सामने आकर ताकत की जदोजहद में मुतहरिक नज़र आती हैं। कई बार उन्हें कामयाबी मिली और कभी वो नाकाम भी हुई। उनमें अयूबी सल्तनत की मलका बनने वाली एक साबिका कनीज़ शजरुल दर भी हैं, जिनका जिक्र हम उससे पहले एक मज़मून में कर चुके हैं। उसके अलावा अपने बेटे की कम उम्री में मंगोलिया के हुक्मरान तोरगेन खान, जॉर्जिया की मलका टेमिर के वारिस उनकी बेटी मलका रोसडान, हलब के हुक्मरान ज़ीफ़ा खातून, करमान की हुक्मरान तुर्कान खातून, हमारी आज की कहानी की मरकज़ी किरदार जॉर्जिया और आर्मीनिया की मुश्तरका फ़ौज के सिपह सालार एवान की बेटी टेमिटा शामिल हैं। टेमिटा को अपनी पैदाइश पर वो तमाम तर कमज़ोरियाँ विरसे में मिली थीं जो किसी भी बेटी को बहुत से ज़मानों और मुआशरों में मिलती थी। उनकी तारीख़ पैदाइश नामालूम है और इम्कान था कि जॉर्जिया जैसे एक ताकतवर सल्तनत के दरबार में ख़ानदान की अहम पोजीशन के बावजूद उनका नाम भी शायद किसी को मालूम ना होता। तारीख़ बताती है कि उनके ख़ानदान की तरफ से किसी गिरजाघर या मजहबी इमारत की तामीर के बाद मर्दों के नाम लिखे गए। मर्दों में भी उनकी ज़्यादा अहमियत थी जिन्हें मुमकिन तौर पर कोई सियासी मुकाम मिल सकता था। ख़वातीन का बहुत कम जिक्र है और टेमिटा का जिक्र ख़ानदान की किसी इमारत में नहीं है। उनकी शनाख्त अपने वालिद से थी और उनकी ज़िंदगी क्या रुख इख्तियार करेगी उसका इन्हिसार भी उनके वालिद के मुफादात पर था। तो फिर उस ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हुई कि मूर्ख लिखने पर मजबूर हो गया कि टेमिटा की कहानी में कोकाफ, जॉर्जिया और आर्मीनिया के मसीही, अयूबी, सल्जोक तुर्क और अनातोलिया और शाम के दीगर तुर्क अमारात एक हो जाती हैं। यह 13वीं सदी के अवाइल की बात है जब मुशरकी अनातोलिया की रियासतों के लिए हर साल मौसम गर्मा में एक दूसरे खिलाफ जंगी मुहिमात मामूल की बात थी। टेमिटा के वालिद एवान भी जॉर्जिया की फ़ौज लेकर इसी तरह की एक मुहिम पर इखलात गए थे लेकिन वहाँ हालात ने ऐसी सूरत इख्तियार कर ली कि मुहासरे के दौरान वो कैदी बन गए। उनकी रिहाई के लिए दोनों तरफ से सफारती हल्के हरकत में आ गए और एक मुआहदा तय पाया जिसमें उनकी बेटी टेमिटा के खिलाफ के हुक्मरान अल ओहद से शादी की शर्त भी शामिल थी।
इस तरह टिमटा का जिक्र तारीखी दस्तावेज़ात में पहली बार सन 1210 में होने वाले इस मुआहदे में अपने वालिद की रिहाई के लिए अदा होने वाले तावान के तौर पर मिलता है। उसके बाद हालात यहाँ तक पहुँचे कि टिमटा ने मंगोल कैदी की हैसियत से कोहकाब से मंगोलिया तक का हज़ारों मील का सफ़र तय किया। ये उस ज़माने मर्द के लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि कजा के एक औरत के लिए। मोरक एंटनी एस्विंड ने अपनी किताब टिमटाज़ वर्ल्ड में शहज़ादी टिमटा की कहानी शुरू करते हुए लिखा कि जॉर्जिया के सिपह सालार ईवान के कैदी बनने की गूंज मुसलसल टिमटा के बाकी ज़िंदगी में सुनाई देती रही। अपनी शादी और मौत के दरमियान इन तकरीबन 45 वर्षों में तारीख बताती है टिमटा 2 अयूबी शहज़ादों और चंगेज़ खान का सामना करने वाले मशहूर जंगजू जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की बीवी बनी। इस दौरान वो एक बार रेप का शिकार हुई। उनके शहर पर सल्जोकों का कब्ज़ा हुआ और फिर जब मशरिक़ में फतूहात करते हुए मंगोल आए तो उन्हें इखलात से कैदी बनाकर कई हफ्तों की दुश्वार गुजार सफ़र पर तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर मंगोलिया रवाना कर दिया गया। उनकी कहानी का अंजाम गालिबन सन 1254 में इखलात में ही उनकी मौत पर होता है, जहां उस वक्त वो मंगोलों की नुमाइंदगी के तौर पर शहर के हुक्मरान थी और उसकी अयूबी हुक्मरान माजी का हिस्सा बन चुके थे। उनकी आखिरी आरामगाह के बारे में मालूमात वक्त की गिर्द में गुम हो चुके हैं। करोन वस्ता के मोरखिन के लिए औरत की ज़िंदगी इतनी दिलचस्प नहीं थी कि उसका मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए, लेकिन मोरख एंटनी एस्विंड ने लिखा है कि इस ज़माने के मुख्तलिफ़ ज़बानों में महफूज ज़राए में कहीं कहीं उसका जिक्र ज़रूर मिलता है, जिससे एक कहानी बनाई जा सकती है। टिमटा के अयूबी दुनिया में आमद और एक के बाद दीगर 2 शादियाँ। अल-ओद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के कई भतीजों में से एक थे। सन 1210 में अल-ओद को इखलात का हाकिम बने ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि लेकिन उनका दौर ज़्यादा तवील नहीं था। टिमटा से शादी के कुछ ही अरसे के बाद उनका इंतकाल हो गया और उनकी जगह उनके भाई अल अशरफ मूसा इखलात के हुक्मरान बने। नतीजतन जॉर्जिया के साथ टिमटा के वालिद की रिहाई के लिए होने वाले मुआहदे को पूरा करने की जिम्मेदारी उन पर आ गई और टिमटा की शादी भी अब उनसे हो गई। उस शादी के बाद टिमटा एक बार फिर तारीख के औराक से गायब हो जाती हैं। उनकी ज़िंदगी का अगला दौर सन 1223 में चंगेज़ खान का सामना करने वाले मशहूर जंगजू जलालुद्दीन ख्वारिज़मी की इखलात से फतह से शुरू होता है, जब वो अयूबियों के अरबी दुनिया से निकलकर तुर्क फ़ारसी दुनिया का हिस्सा बन गई। लेकिन उस दौरान एक मसीह शहज़ादी का अयूबी दरबार में वक्त कैसे गुजरा। यहाँ सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वालों के दरमियान शादियाँ ज़माने में आलमी सफारतकारी का अहम हिस्सा थी और खिते में आम बात थी। 12 और 13वीं सदी में उनकी बेहतरीन मिसालें अनातोलिया में अयूबियों की ताकतवर मुसलमान मुखालिफ सल्जोक हुक्मरानों में मिलती हैं, जहाँ एक बार 5 नस्लों तक मुसलसल सुल्तानों ने मसीही शहज़ादियों से शादियाँ की। लेकिन तारीख बताती है कि अयूबियों का मसीह इशराफिया के किसी रुकन के साथ शादी का जिक्र नहीं मिलता और टिमटा की शादी अयूबी ख़ानदान के लिए गैर मामूली वाक़या थी। सल्जोक और अयूबी सल्तनतें बीवियों के लिए मुश्किल दुनियाएं थीं। उन्हें एक तरफ तो पर्दे और हिजाब का ख्याल रखना था, दूसरी तरफ दरबार की हकीकी सियासत और अपनी माली सिक्योरिटी पर भी नज़र रखनी थी। लेकिन उसके बावजूद मूर्ख बताते हैं कि टिमटा ने इखलात में इख्तियार इस्तेमाल करने के रास्ते निकाल लिए थे, जैसा कि खिते की कुछ दूसरी ख़वातीन ने भी किए थे। सुल्तानों के घर में उस खातून के आने का सल्तनत में बसने वाले मसीही लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मसीही खानकाहों पर टैक्स कम किया गया और निस्ब पर तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने मसीही मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाने वालों के लिए रियायत भी हासिल की। टिमटा की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादातर मालूमात आर्मीनिया के मोरख क्राकोस के ज़रिए ही मिलती थी, जो टिमटा के ज़माने में हयात थे। मुसलमान बीवियाँ और मसीही बीवियाँ।
एमिस्टेड लिखती हैं कि मुसलमान रियासतों में हुक्मरानों की मुसलमान बीवियों की ज़िंदगी मसीही बीवियों से इस तरह कुछ मुख्तलिफ थी कि मसीही औरतों को कम से कम उसूली तौर पर अपने और अपने बच्चों के लिए दूसरी बीवियों से खतरा नहीं था। टेम्टा के केस में वो अयूबी ताकत के मरकज़ से दूर एक सरहदी इलाके में मुकीम होने की वजह से किसी हद तक बहुत सी मुश्किलात से महफूज थी। उसके अलावा उनके शोहर अल अशरफ की किसी बीवी का बेटा नहीं था, इसलिए उन सब में से सियासत की एक बड़ी वजह मौजूद नहीं थी। लेकिन वहीं पर बीवियों की सूरत में उनके लिए मुस्तकबिल में बेटे के सहारे का इम्कान भी नहीं था। एक अयूबी की बीवी के तौर पर टेम्टा को पहले से ज़्यादा दौलत और असर रसूख हासिल हुआ, लेकिन उसके साथ ही मसीह होना उनकी अपोजिशन कमज़ोर भी बना देता था।